नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि ये मैथ का सेशन जो यूपी टेट सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप इसे बहुत ही ज़्यादा इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे और इसे डेली बेसिस पर आप इसे अपने प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करिए डेली का डेली। और एक और बात है बच्चों, अगर आपको इसके पूरे के पूरे बेसिक लेक्चर चाहिए भाई, तो आप सभी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। सारे के सारे क्लासेस यूपी टेट के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप देख सकते हैं। चाहे आप ईवीएस देखना चाहें, 70-80 वीडियो ईवीएस के मिल जाएंगे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक टॉपिक यानी कि एक्स्ट्रा टॉपिक भी उसमें मैंने इंक्लूड किया है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वह सब के सब। ईवीएस के हो गए, हिंदी की बेसिक क्लासेस, हिंदी के मैराथन क्लासेस, हिंदी के प्रैक्टिस सेट, हर एक लेक्चर से मतलब कि हर एक टॉपिक से। समास है तो समास से कम 450 350 प्रश्न। भाई अब कहाँ से आएगा प्रश्न? जैसे साहित्य है, साहित्य पे 550 प्रश्न। भाई कहाँ से पूछोगे प्रश्न, ये बता दो। तो सारी चीज़ें मैंने कराया है, आ जाना प्लेलिस्ट में, बिल्कुल धूमधड़ाम तरीके से उसको पूरा का पूरा कर डालना है आप सभी को। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहाँ से मैथ पढ़ रहा हूँ तो सर क्या यह यूपी टेट सुपर टेट का जो आप करा रहे हैं मैथ, सर क्या मेरा डीएलएड में काम करेगा, सर मेरा क्या सीटेट में काम करेगा? भाई इससे हार्ड ना ही किसी भी टीचिंग लेवल के एग्जाम नहीं होते हैं, इतना समझ लेना। मैथ अगर मैथ पूछा जाता है किसी भी टीचिंग लेवल में, चाहे केवीएस हो, चाहे आपका सुपर टेट हो आने वाला, चाहे एमपी टेट हो, किसी भी टेट में बात कर लो, किसी भी राज्य का एक तरह से शिक्षक भर्ती हो, तो इससे हार्ड मैथ किसी में नहीं आता है मेरे भाई। बस आप देख लेना, नाम अगर इसका सुपर टेट रख दूंगा तो सुपर टेट का मैथ हो जाएगा, नाम यूपी टेट सुपर टेट है तो यूपी टेट सुपर टेट का होगा, नाम केबीएस रख दूंगा तो केबीएस में हो जाएगा। अब ऐसा नहीं सोचना है, मैथ भाई एक मैथ है, हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो आप इसको करिए। वैसे इस समय जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं बच्चों, है ना? और बहुत कुछ ही दिन में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, कम से कम 20-25 वीडियो, मतलब एक तरह से कम से कम 10 पेपर हैं हमारे पास, 10 दूनी 20, यानी कि जूनियर और या प्राइमरी दोनों का अगर मिला लें तो हमारे पास मतलब कि कम से कम नहीं तो 20 दिन लगेंगे हमको पूरे प्रीवियस पेपर मैथ का कराने में, यूपी टेट का। और सुपर टेट का 2 हुआ है तो उसको भी अगर पूरे सेट को मैं करा दूंगा, कम से कम 20 उधर भी लग जाएंगे, 20-22 पेपर। तो मिला जुलाकर एक महीने में मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सुपर टेट यूपी टेट का खत्म करने के बाद फिर से बेसिक पे आ जाऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको कोई ना कोई वीडियो वायरल कराना है और प्लीज़ सपोर्ट करिए। पूरी बेसिक क्लासेस कहीं से भी आपको कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं भाई। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ए बी बराबर ए सी, पहला क्वेश्चन है। ए बी बराबर ए सी मतलब एक आकृति दिया गया है, आपसे प्रश्न ऊपर पूछा गया है। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी और त्रिभुज मतलब कोण ए सी डी इज इक्वल टू 105 डिग्री। कोण ए बी सी मतलब ए सी डी, ये सी देख रहे हैं आप सभी लोग, ये सी आपको दिख रहा होगा, ये 105 डिग्री है इसका मान। आपसे पूछा जा रहा है बी ए सी बता दीजिए, बी ए सी। एक चीज और आपको दिया है भाई, आप देख रहे हैं ए बी बराबर ए सी मतलब ये दोनों भुजा है ना, बराबर होते हैं। अब आपको एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, खटक रहा होगा, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में मैंने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज होते हैं जिनके सारे भुजाएं इक्वल होते हैं। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं, इसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और एक होता है जिसके कोई भुजा बराबर नहीं होते हैं, और एक होता है आपका 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। यह 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। यह सारी चीजें तो पता होंगी, नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि इसमें जब 2 भुजा बराबर है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें 2 भुजा जो बराबर होते हैं ना, तो दोनों भुजा जिस भुजा पे टिके होते हैं ना, उसके एंगल भी बराबर होते हैं उस बेस पे। यानी कि यह वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए आपके। एक तो दो तरीके होते हैं, आप ध्यान से सुन लो इस बात को पहले। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो समबाहु त्रिभुज का नियम लगा के, ये हमको दिया हुआ है, एक तो समबाहु त्रिभुज का नियम लगा के। लेकिन अगर इस तरह से लगाओगे तो हमको थोड़ा सा भारी पड़ेगा, प्रोसेस भारी पड़ेगा। ये जो 105 है ना, 105 हमेशा इन दोनों का योग आता है, इन दोनों का योग आता है। हमसे पूछ रहा है बी ए सी मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे उस प्रोसेस से। तो एक ही मात्र प्रोसेस बचता है हमारे पास कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह दोनों मतलब भुजा बराबर हैं, तो यह दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यह दोनों एंगल भी बराबर होंगे। यानी कि किसी भी एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जब यह 105 डिग्री है तो मेरे भाई यह बताना जरा, मेरे रसगुल्ले यह बताना जरा, यह जब 105 डिग्री है तो यह कितने का होगा? 105 और कितना जोड़ोगे 180 बन जाएगा, तो 75 डिग्री ना। तो भाई बताना जरा, यह 75 डिग्री होगा। जब यह 75 डिग्री होगा
और भुजाएं बराबर हैं दोनों आपस में, तो बताना जरा यह भी 75 डिग्री होगा। यानी कि यह 75 डिग्री है और यह भी 75 डिग्री है। मेरे भाई जरा सा एक दिमाग लगाना कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है। यानी कि यह जब 75 डिग्री है और यह 75 डिग्री है, तो 75 और प्लस 75 मैं 2 को जोड़ता हूँ तो आता है 150 डिग्री। अभी तो हमें चाहिए 30 और 180 बनाने के लिए, यानी कि यह वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। बताना जरा, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, संकोच है ना, महादेव का नाम लो और कमेंट कर दो। बताना जरा, एक भी चीज़ें मैं आपका डाउट नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते चलिए। यह दिमाग से निकाल दीजिए कि यह प्रश्न आया था, दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको सारे प्रीवियस करा रहा हूँ ना। देखना, यह वाला जो प्रश्न है, क्या पिछले में नहीं मिला था आपको मेरे भाई? क्या यह वाला प्रश्न पिछले वाले सेट में नहीं मिला था मेरे भाई? क्या यह वाला प्रश्न पिछले वाले सेट में नहीं मिला था मेरे लाल? तो मेरे रसूल, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सारे चीज़ों को हैंडल करिए, क्योंकि हर एक प्रश्न रिवाइज होते हैं, बस डाटा चेंज होता है। यही यूपीटेट की कहानी है और सुपर टेट की भी। तो निश्चिंत रहिए कि प्रश्न रिवाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। यदि b माइनस ए का 30%, a प्लस बी के 18% हो तो a रेशियो b की वैल्यू बता दीजिए। देखिए जरा सा, b माइनस ए का 80%, का मतलब गुणा होता है, सॉरी 30%, का 30% है, ये चीज़ें दिख रहा है ना आपको, का 30% है। अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो नीचे 30/100 आएगा ना। बताना जरा, ईमानदारी से बताना, 100 आएगा ना। तो मैं अगर इधर इक्वल कर दूं, इधर भी तो बोल रहा है a प्लस बी का 18%, यानी a प्लस बी का 18%। भाई अगर 18 हटाते हैं तो बताना 100 नीचे आएगा कि नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से बताना। देखना यहाँ पर, अगर b माइनस ए 30/100 है तो 0 0 से चला गया, 2 9 18, या फिर इसको हम रहने देते हैं, इसको हम इस तरह से नहीं काटते हैं, यहाँ पे 18 लिख देते हैं और यहाँ पे 30 का 30 पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे 0 का 0 पूरा, तो हम इस पूरे को काट देते हैं। बताना जरा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डाटा में, सबके सब देख लेना। 6 पचे 30 और 6 त्रिक 18, कोई दिक्कत नहीं। b माइनस ए, इधर बचा आपका b माइनस ए इंटू 5 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3। बताना, कोई भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, बहुत धड़ाम धूमधड़ाम तरीके से फोड़ कराओगे पेपर को। ए बी माइनस ए है, इधर a प्लस बी है, तो b माइनस ए से जब मल्टीप्लाई कर देना 5b माइनस 5a, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a प्लस में 3b। अब b वाले को एक तरफ कर लेंगे और a वाले को एक तरफ कर लेंगे। यह a वाला माइनस में इसको इधर कर लेंगे, यह वाला इधर आ जाएगा, तो 5b माइनस 3b माइनस 3b इज इक्वल टू 3a प्लस में 5a। तो बताना जरा, यह 5 में से 3 जाएगा तो 2b होगा कि नहीं होगा? 2b होगा। इधर 3 प्लस 5 कितना होगा? 8a होगा कि नहीं होगा? बताना जरा, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा और b बटे a होगा तो कितना आ जाएगा? 4 इधर है और a इधर आया, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 1, यानी कि b और a का अनुपात कितना आया मेरे भाई? बताना जरा, ईमानदारी से बताना, 4/1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये इसके नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए ऐसे ही आसान प्रश्न आते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैथ हुआ नहीं है, मैथ तो बहुत ही इतना ज़्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट है ना, इससे बेहतरीन सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, इतना समझ लो। रटना नहीं है, सिर्फ प्रोसेस सीखना है। दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन सी दो संख्याएं, दोनों 3/4 के अनुपात में हैं। उनके म स तथा ल स के गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल बता दो। संख्याएं अगर पूछी होती तो हम ऑप्शन से कर डालते इसको, लेकिन संख्याएं ना पूछ कर संख्याओं का योगफल पूछ रही हैं, तो मुझे शायद करना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन। देख लेते हैं। एक चीज और दिमाग में रख लेना, अब मैं ऑप्शन देता हूं आप सभी को, देखना ऑप्शन से कैसे खेलते हैं। एक फॉर्मूला तो याद होगा ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू लस इंटू मस। इसको देखिए हम लोग ऑप्शन से खेलते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन खेलें। ऑप्शन से ऑप्शन ले लिया जाए, चलिए ऑप्शन देखें, देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन से हो जाए। ऑप्शन ए दिया है हमको 72, ये आपका पेपर है जूनियर लेवल वाला, प्राइमरी वाला नहीं है, इस बार जूनियर लेवल का हम लिए हैं आज, और जूनियर लेवल का प्रश्न है, आप देख सकते हैं 2018 का सेकंड शिफ्ट मतलब सेकंड पेपर जूनियर लेवल वाला। बी है 86 और सी दिया है 68 और डी दिया है 91। अब हम बता दें आपको, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, और दोनों संख्याओं का अनुपात भी हमें दिया है। जाहिर सी बात है, दोनों संख्याओं का जो रेशियो है ना, वह भी काटेगा उस नंबर को जब एडिशन आएगा। मेरे भाई एक चीज दिमाग में रख लेना, जैसे मैं कह दूं कि इधर 4 है और नीचे 8 है, 8 4 कितना होगा? 12 होगा। ये दोनों रियल संख्याएं हैं,
अगर दोनों का रेशियो मैं निकाल लूँ तो 4 दूनी 8 यानी 1/2। अब अगर रेशियो को जोड़ दूँ ना 3, तो वह 3 भी ना इनके रियल वाली संख्या के योग को काटेगा। जाहिर सी बात है, जब दो संख्याओं का योग हमारा रेशियो में इतना दिया है 3/4 दिया है, तो इन दोनों जो रेशियो में नंबर है ना, ये हमको पता नहीं क्या नंबर है, लेकिन दोनों का एडिशन हमें पता है कि कितना आएगा, इन्हीं चारों में से कोई होगा। यानी कि इन्हीं चारों में से जो 3 और 4 के योग से कट गया वही हमारा आंसर है। 4 3 7। अब 7 से देखो क्या कट रहा है, 7 से कटेगा ये आंसर नहीं होगा, 7 से कटेगा ये आंसर नहीं होगा, 7 से कटेगा क्या देखना, इसको चेक करना, नहीं होगा आंसर, हटा दो। 7 से कटेगा आंसर हमारा यही होगा। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा। बताओ जरा, समझ में आया? ये दिमाग में ऐसे ही चलने लगेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, तो कुछ भी नहीं करना है। और बेसिक से जाना है तो भाई देखो, हमें इतने बड़े नंबर का यूज भी नहीं किया, समझ रहे हो? बेसिक से जाना है तो बेसिक से भी बता देते हैं, देखना कैसे। दोनों संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, 3 और 4 है। अब मैं मान लेता हूं एक संख्या भाई 3 और 4 के अनुपात में, तो यहाँ पे हमको पता थोड़े था कौन सा नंबर कटा होगा, 2 से कटा होगा कि 3 से कटा होगा कि 4 से, तो हमने x मान लिया। पहली संख्या आपका यह है, दूसरी संख्या आपका यह है, ठीक है। अब बोला जाता है, आपको पता है, फर्स्ट संख्या इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड संख्या, और बराबर आता है म स, यानी कि HCF इंटू LCM, यही ना आता है। तो भाई HCF LCM का गुणनफल 2028 हमको दे रखा है पहले से, और वो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दे रखा है 3:4, तो हमने 3x इंटू 4x ले लिया और बराबर आ गया 2028। अब इसको 3 और 4 यानी कि 3 चौके 12 से कट जाएगा पूरा का पूरा, एक्स स्क्वायर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर 3 चौके 12, 2028 बटे के 12 कर लेना। 12 से जब काटेंगे 2028 को कितनी बार में जाएगा, 12 एक कम 12 होगा और बचेगा 8 तो 12 मतलब 82, 12 के 12 बाद में 24 बातें 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 छक 72 हो गया, 72 और यहाँ पे है 82, यानी कि 10 माइनस कर दिए तो 12 9 108 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। जब x बराबर 13 आया तो हमें फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों संख्या का योग ने पूछा है। दोनों संख्या के रेशियो में योग कितने हैं, 4 3 7। बताना 7 का गुणा जब 13 में कर देंगे तो 13 7 91 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का राइट आंसर यही है, 91 है मेरे भाई। ये वही रेशियो को जोड़कर फिर मैंने गुणा कर दिया, या फिर आप गुणा कैसे कर लो, इसमें गुणा करो, x का मान रखकर इसमें x करो, फिर दोनों को जोड़ो, ये बात भी सही है। समझे मेरे भाई? यह रहा बेसिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह वाला प्रश्न देखना, यह पिछले वाले सेट में भी था। a b बराबर a गुणे b दिया है, a गुणे b और प्लस में b, तो इसी के जैसा मॉडल हमको बनाना है 5 स्टार 7 का, इसकी वैल्यू बतानी है। तो 5 इंटू 7 प्लस में b वाला है तो b में 7 है तो 7 कर लेना, 7 पचे 35 प्लस 7 बराबर 42 आपका इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले में भी आपको देना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन हम देंगे क्योंकि ऑप्शन वाला प्रश्न है। अगला वाला प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, x माइनस 2 x माइनस 9 का न्यूनतम मान क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपको 49 बटे के 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 0, और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 11 बटे 4, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मेरे भाई माइनस में 49 बटे 4। अगर मैं ऐसे देखूं तो सबसे छोटा क्या होगा मेरे भाई, ईमानदारी से बताना, सबसे छोटा यही तो होगा। अगर ऐसे देखूं, इन चारों में ही कंपेयर करा लूं तो सबसे छोटा यह होगा, और सबसे बड़ा की मैं बात करूं मेरे भाई तो याद रख लेना सबसे बड़ा तो यह है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन पूछ क्या रहा है, न्यूनतम मान बता दीजिए इसका, यानी न्यूनतम मान में चाहे यह आएगा हमारा, यही तो आना चाहिए। अगर यह नहीं आता है तो बात ही नहीं है। तो हम एक एक नंबर रखकर चेक कर लेते हैं, देखना जरा सा। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9, जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर अगर एक वैल्यू रखते हैं, सबसे छोटा न्यूनतम मान अगर यहाँ पर रख दें 0 मान लीजिए, मैं 0 मान रख देता हूँ, यहाँ पे 0 रखता हूँ तो यहाँ वैल्यू 2 माइनस 2 माइनस 9, माइनस 9 और माइनस 2 मिलकर 18 आएगा, यानी कि यह तो नंबर हो ही नहीं सकता 0 वाला। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 में से माइनस 2 में से 1 चला जाता है तो माइनस 1 बचता है, और यहाँ पे आ जाता है क्या, इंटू में माइनस का 8, तो भी वैल्यू नहीं होगा भाई। यानी कि क्या न्यूनतम मान हो सकता है हमारा, इसको अब मल्टीप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। चलो आ जाए कर लेते हैं और कुछ देख लेते हैं। 0 नहीं आना चाहिए मेरे भाई, 0 नहीं आना चाहिए। चलो गुणा कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस 9x और माइनस 2x, या फिर बराबर में 0 कर लीजिए आप, बराबर में 0 करेंगे तो यही चीज़ आएगा बेटा ना,
इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है यार? न्यूनतम मान क्या हो सकता है बताना जरा, न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम मान क्या हो सकता है बताना जरा। अगर मैं 49/4 यहाँ पर रख दूँ, 49/4 सबसे छोटा मान पूछा गया ना 49, चलो इस 4/4 रख के चेक करते हैं। 49/4 माइनस में 9, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 4 दूनी 8, 49 में से 8 जाएगा तो 41/4 बचेगा यहाँ पर, इंटू 4 9 36, 49 में से 36 जाएगा तो 9 4 13/4 बचेगा यहाँ पर। 13 का गुणा 41 में करोगे तो भाई कुछ हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, कुछ क्या हो रहा है। आगे चलो, अच्छा माइनस वाला लेके चलते हैं तो तब क्या आ जाता, तो दोनों चीज़ें माइनस में आ जाती, माइनस माइनस प्लस में आ जाता वैल्यू, है ना, तभी तो प्लस में आता, क्योंकि दोनों का माइनस माइनस गुणा हो जाता, तो कोई फर्क नहीं। जीरो रखता, तो अगर जीरो रखता ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जीरो रख देता वैल्यू, तो हमें क्या मिलता है देखना, का न्यूनतम मान है कि, 1 मिनट मेरे भाई, का न्यूनतम मान है यह पूछा गया ना। हाँ, अगर मैं जीरो रख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 और 18 यानी कि 18 मिलेगा। अगर 49/4 रखता था मैं, या फिर 11/4 रखूंगा तो 11 माइनस 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3 और बटे 4 इंटू 11, और यहाँ पे माइनस में आ गया वैल्यू, मतलब यही मेरा उत्तर है लग रहा है, यही उत्तर है भाई, है ना, देख लेना जरा। 11 और 11/4 यहाँ पर है, 4 9 36, 4 9 36 और 4 9 36 और माइनस 11, 36 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, माइनस में 25/4, तो 25 या 75 भाई, यही आंसर है, 75/4, यही उत्तर है आपका, 11/4 उत्तर होगा, राइट। यह सबसे छोटा वैल्यू इसका होगा, क्योंकि भाई हमको सबसे छोटे वैल्यू का मतलब क्या, अगर मैं इसको उठाकर इसमें रखूं तो हमको भी सबसे छोटा नंबर मिले। अगर आप -49/4 रखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर x की वैल्यू, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई 11/4 रखने से जब हमें माइनस में वैल्यू मिल रहा है तो इससे तो बड़ा आ रहा है ना, और जीरो रखोगे तो भी भाई 9 दूनी 18 प्लस में आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या आ रही है। 49/4 रख रहे हो तभी बड़ी आ रही है, यानी कि हमको सबसे छोटा मिलेगा इसी पे, तो यही इसका सबसे छोटा होगा। इसको आप छापिए, फटाफट लिखिए जरा। चलिएगा, इस प्रश्न को देखते हैं। इधर 4 प्रश्न हमने लिखा हुआ है, इधर 1 प्रश्न, तो पहले इसको निपटा लेते हैं। देखिए आसान से प्रश्न होते हैं, टाइम एंड वर्क के, काफ़ी ज़्यादा सोचने पे डिपेंड नहीं करता है, आराम से उसको किया जा सकता है। जैसे हम जीवन अपने लाइफ टाइम, मतलब लाइफ में जिस प्रकार से कार्य करते हैं, है ना, बस उसी पे आधारित है। और हमें अपने दिनचर्या, अपने लाइफ, मतलब कि अपने पर डे के जो कार्यकाल हैं, का समय है, जिस प्रकार से हम रहते हैं, काम करते हैं, अगर उसको जोड़कर इसको देखें तो बहुत आसान सा होता है। चलिएगा, एक किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, देखना मेरे भाई, एक किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, एक किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। सेम काम को दोनों लोग डुएबल है, वह 6 दिन में कर रहा है, या 8 दिन में डुएबल है, ठीक है ना, बी जो है 8 दिन में कर पा रहा है। इसके बाद सी उसी काम को पूरा करने में उतने ही समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर काम पूरा करते हैं। यानी कि मेरे भाई, जो ए और बी का समय है ना, अगर उसको मैं ऐड कर दूं ना, तो सी का आ जाएगा वह समय जिस समय में, जितने समय में वो कंप्लीट करता है वर्क को। यानी कि सी वाला जो है ना, 8 और 6 14 दिन में काम करता है। तो बताना जरा, तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तीनों का टोटल वर्क यहाँ पर आएगा। टोटल वर्क क्या है, किस काम को लोग कर रहे हैं, टोटल वर्क, इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे आसान फंडा है 7। इनको इस प्रकार हम तोड़ लेंगे, 7 हो गया, 7 दूनी 14, 2 इसमें आ जाएगा, 8 गुणा कर लेना और 3 का कर लेना, यह एलसीएम आ गया। एलसीएम ही इन तीनों का टोटल वर्क होगा। अब 6 से काटेंगे, 3 दूना 6, 7 चौक 28, यहाँ पे क्या आएगा, 28 आएगा, बात बराबर। 8 से काटेंगे तो 7 से 21 बचेगा, यहाँ पर 21 आएगा, इनकी एफिशिएंसी आ रही है यह। 14 से काटेंगे, 7 दूना 14, 4 3 12, यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, समझे ना। इसको 14 से काटना, टोटल वर्क, ये दिन है, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इन सब में तो कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, कि दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा खेला सही है। अब बोला जा रहा है ना कि जो बी और सी हैं वो मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, यानी कि बी और सी की अगर मैं बात करूं तो बी और सी वाले यही हैं। टोटल एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 28 2 30 10 40 2 40 20 60 61 है टोटल एफिशिएंसी।
लेकिन बी और सी अगर साथ में करते हैं तो बी और सी का ही केवल एफिशिएंसी हम जोड़ते हैं, यानी कि 2 1 3 2 1 3 33 दिन, यानी कि टोटल वर्क में अगर हम 33 से डिवाइड कर देना तो मेरा आ जाएगा कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को निपटा रहे हैं। तो काटिए, देखिए कट रहा है, हमें तो नहीं लगता है कटेगा। 3 से 11 दिन में, और 8 7 56, 56/11, 56/11 का मतलब होता है 11 चौक 44, 11 चौक 44, यानी कि 4 सही 44 और 6 6 11 44, 11 5 55, सॉरी कट तो जाएगा 5 बार में, 11 5 55, 5 और 1 सही 11, यानी कि 5 सही 1/11 दिन में यह काम को दोनों मिलके करेंगे। इसका मैं आंसर मैच कर लूँ एक बार, वैसे सही है बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि 5 सही 1/11 का मतलब कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 5 55, देखना कितना आया था, 56 है ना, 56 है बटे 11 है, तो 11 5 55 हो गया और बचा 1 भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। हाँ सही बेटा, क्या आ जाएगा आपका, 5 सही 1/11, 5 सही 1/11 दिन में कार्य करेंगे। सी उसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर काम पूरा करते हैं, उतना ही समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर कार्य करते हैं। एक मिनट यहाँ पे गलती होगी, थोड़ा सा ध्यान में देना। वह प्रश्न का क्या कह रहा है, अगर यह ऐसे पूछता सी और बी के योग के बराबर कार्य कर रहा तब ऐसा लगता है। एक मिनट देखना भाई, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर, एक मिनट मैं इसे सुधारता हूँ। थोड़ा ही भाई या ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा सा नेचर है, गलतियाँ हो जाती हैं। देखना फिर से मैं करता हूँ। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है ना, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। और 6 7 42, 6 8 48 बोल रहा है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं ना, जो दोनों का मिलकर काम किया गया है जितने दिनों में, उतने ही दिन में सी अकेले करता है। ध्यान से सुनना हमारी बात को मेरे लाल। 6 8 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 8 × 3 आएगा। अब 6 से काटेंगे 3 दूना 6, बचेगा 4 यहाँ पर आ जाएगा, 8 से काटेंगे 3, यानी कि 4 3 7 आया, और 8 3 24 आया। 24/7 दिन में सी करता है, 24/7 दिन में सी करता है। जो ए और बी मिलके करते हैं काम, देखो यहाँ पे लिखा है सी उसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं। ए और बी काम को मिलकर पूरा करते हैं 24/7 दिन में। तो बताओ भाई, 24/7 दिन में यह पूरा करते हैं, और सी आ गया, जो सी आया है ना, वो यही सी का क्या है, काम है भाई। सी इतने दिन में कार्य पूरा कर रहा है जितने दिन में वो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। यानी कि मैं कह दूं 8 3 24 तो टोटल वर्क है हमारा ना भाई, यह 24 टोटल वर्क है ना। तो बताना जरा सी की एफिशिएंसी कितनी होगी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। अगर मैं यहां से हटा दूं, अब यहां पे मैं लिख देता हूं सी 24/7 आ गया। अब बताओ तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों का टोटल वर्क कितना होगा, 8 3 24। अगर 24 से मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 7 आएगी। अगर इस पूरे से मैं इसको डिवाइड करता हूं टोटल वर्क को, भाई टोटल वर्क नहीं चेंज होगा आपस में, मतलब उतना ही रहने वाला है, तो 7 आ गया, सी की एफिशिएंसी 7 आ गई। अब बोला जा रहा है मिलकर करते हैं, तो बताओ बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, बी और सी 7 3 10, 8 3 24 बटे के 10 कर देना। 24/10 का मतलब हो गया 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 सही 2/5 आपका उत्तर होगा। ये आप सही उत्तर है भाई, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखना वो बहुत आसान सा प्रश्न दिया गया, इसका उत्तर 2 सही 2/5 आएगा बच्चों। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल बता दीजिए। 272 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लगा लीजिए 128 272 प्लस 128 कर लीजिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा कितना 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ बचा भाई 6 में से गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ पर 144। इधर आ जाइए 272 128, 8 2 10 को 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 को 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4। भाई अब आप बताओ जरा सा मेरे भाई, आप बताओ इसका वर्गमूल ना पूछा है, वर्गमूल ना पूछा है तो इसका गुणा मत करे लग जाना, इसको कर देना वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर कर देना। भाई ये किसका स्क्वायर है 12 का, ये किसका स्क्वायर है 20 का, उत्तर कितना आएगा
24 0 240 आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखना, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, यदि एक घन है भाई, घना बना लिखना, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अगर मैं कह दूं किसी भी घन का, कोई भी सा भी घन हो, अगर उसके संपूर्ण पृष्ठ का एरिया मैं कह दूं निकालने के लिए आपको, तो किसी भी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे किसी भी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, किसी भी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह तो ए सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या हो जाएगा, कितनी भुजाएं, 6 भुजा हैं तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसके, है ना, समझ गए कि नहीं। हर तरफ यानी कि 6 भुजा हैं, 6 सरफेस हैं, हर सरफेस में लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई ऊंचाई या फिर चौड़ाई ऊंचाई और चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब बराबर, यानी कि हर तरफ आप ए का स्क्वायर करोगे, कितनी बार करोगे ए का स्क्वायर, 6 बार करोगे, तो 6 बार ए स्क्वायर को जोड़ो या फिर 6 में ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लो, बात तो बराबर है। तो 6a स्क्वायर ये क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया है। अब बोला क्या गया है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, भाई प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दो, पहले भुजा a था, अब हमने क्या कर दिया, भुजा को 2a कर दिया, 2a का स्क्वायर कर दिया। यह था, हम मान लेते हैं पहला संपूर्ण पृष्ठ, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात किया तो a1 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप बताओ, जो दूसरा जब दोगुना करके हम लोग निकाल रहे हैं, 2 दूना 4, यानी कि पहले तो था 6a स्क्वायर, अब कितना हो गया, 4 गुणे 6a स्क्वायर हो गया, बताना जरा, 2 दूनी 4 बाहर निकालिए, 4 गुणे 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर के प्लेस पे हम a1 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, तो a2 बराबर 4a1 होगा। यानी कि अगर मैं कहूं भाई a2 बड़ा है कि a1, तो कहोगे भैया 4 a1 मिलके a2 को मारने आ रहे हैं, तो भाई a1 ना छोटा हुआ और a2 बड़ा हुआ, क्योंकि 4 बार a1 जोड़ोगे तो एक तो a2 मिलेगा, यानी कि 4 a1 के बराबर केवल अकेले a2 है, तो a2 बचवा बड़ा होगा, यानी a2 बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a2 अपान में a1 इक्वल टू 4/1 गुणे कर लेना 100, आपका आ जाएगा। अब क्या पूछा यहाँ पर, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, भाई 400% की वृद्धि हो गई, तो 400% की वृद्धि होगी। भाई इसमें से इसमें देखेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि आप देख ही सकते हैं, भाई 4 छक 24 और वहां पे 6 स्क्वायर है, तो देख लीजिए 24 माइनस 6 कर लीजिए, 24 माइनस 6 कर लीजिए, कितना होगा भाई, यहाँ पे 6a स्क्वायर मिला है, यहाँ पर हमको 24a स्क्वायर मिला, 24a स्क्वायर मिला, इस तरह निकाल लीजिए। अच्छा जरा देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है, 24 माइनस 6 करेंगे तो 18a स्क्वायर, कितने परसेंट की वृद्धि हुई पहले से, तो 6a स्क्वायर डिवाइड करिए, इंटू कर लीजिए 100, a स्क्वायर से चला गया, 6 3 जा 18, तो भाई 300%, हाँ सही तो था, और 400 आ रहा था टोटल, 400%, ये अपने आप में a2 जो है 400% है, ये अपने आप में 100% है, तो 100% मतलब 400 में से 100 माइनस करोगे 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हैंडल किया गया। अगले प्रश्न को देखना, इसका उत्तर 300% आएगा भाई। अगला देखना भाई a/3 b/2 c/1 बराबर k मान लो, यानी कि ऐसे प्रश्न में a बराबर 3 रख लेना, b बराबर 2 रख लेना, जो उसके नीचे है वही उसका मान होगा, रख दो उसमें a प्लस b प्लस 2c बटे के b, a की वैल्यू 3 तो 3, b की वैल्यू 2 तो 2, c की वैल्यू 1 तो 2 एकम 2, b की वैल्यू 2 तो 2 नीचे, 2 2 4 3 7, 7/2 यानी 3.5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, थोड़े से अच्छे प्रश्न है, इसको मैं बेसिक में भी कराया हुआ हूँ, प्लेलिस्ट में आके आप सभी बेसिक कर सकते हैं। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2, 3x माइनस 2y बराबर -5 है, तो k का मान इसमें ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, इसके बटे इतना, यानी 1/3 इज इक्वल टू के, यानी कि -k बटे -2, -k बटे -2 नॉट इक्वल टू 2/-5, क्योंकि अद्वितीय हल पूछा गया है, अद्वितीय हल बोला गया, अगर बोलेगा कोई भी हल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबको बराबर, सबको नॉट इक्वल टू कर देंगे, अगर बोलेगा अनंत हल है
तो हम सबको बराबर कर देंगे। बोलेगा अद्वितीय हल हैं, मतलब कोई एक ही बराबर करो। तो हमने देखा इसमें जो इसका मान दिया गया था वो किस फॉर्म में दिया गया था इस फॉर्म में दिया गया था, माइनस से माइनस गया, यानी के की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करा लीजिए, यही उत्तर होगा इसका 2/3। 2/3 इसका उत्तर हो जाए, के बराबर 2/3। अद्वितीय हल है भाई। के बराबर 2/3 अगर यहाँ पे रखोगे ना, और तो मान हमको देखने को मिलेगा 2/3 रखिए, 2/3 यहाँ पे 2 रखेंगे, 2y हो गया, 3x हो गया, और 2/3, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 दूनी 4, 4/5 4y। ठीक है, मतलब हमको यही देखने को मिलेगा अद्वितीय हल है। जैसे आप 2 रखोगे तो ये वाला पक्ष बराबर आ जाएगा, देखना जरा, आपको पता चल जाएगा तुरंत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा, अब इन चारों के चारों प्रश्नों को, चारों को तो छोड़िए, इन दोनों को कैसे ऑप्शन से करते हैं। मतलब कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना मेरे भाई, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑप्शन से करना सीख जाओ आप। अगर ऑप्शन से करना सीख जाओगे तो चुटकी का कमाल होगा। चाहे जो भी प्रश्न आए, चाहे जितने बड़े से बड़े प्रश्न आए, अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं भी कर पाते हैं तो ऑप्शन से कैसे करेंगे हम उसको जानते हैं। और एक चीज़ दिमाग में रख लेना, कभी कंपटीशन के एग्जाम में अगर पूरे सोल्यूशन अगर आप करने लगोगे ना, एक एक स्टेप्स, तो शायद ही पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। मैथ में इतने ज़्यादा मतलब कि उलझे हुए प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप उसमें परेशान हो जाओगे। नॉर्मल से प्रश्न रहेंगे जो कि ऑप्शन से आपको दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर 2 प्रश्नों को मैं, बहुत उलझाया हुआ प्रश्न है, यह दोनों के दोनों प्रश्न उलझे हुए प्रश्न हैं, लेकिन मैं ऑप्शन से दोनों को करूंगा, देखना बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ, इस वाले का। तो पहला ऑप्शन दिया है 1/n-1, दूसरा ऑप्शन दिया है n के पावर में n, तीसरा ऑप्शन दिया है n-1, और चौथा ऑप्शन दिया है मेरे भाई वो n के पावर में 1/n-1। ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखना, अब आपको पता है अगर दोनों तरफ बेस एक हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर को हम बराबर कर लेते हैं। अगर बेस एक हो तो पावर आपस में बराबर हो जाते हैं, कहने का सेंस है। इधर भी a है, इधर भी a है, m इंटू n करोगे तो पावर में a के पावर में m इंटू n आएगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे a के पावर में m के पावर में n इज इक्वल टू, बेटा ऐसे है ये चीज, ऐसे दिमाग में रख लेना, और a के पावर में m इंटू n। अब यह मत बोलना सर इसको भी तो m इंटू n लिख सकते थे, भाई नहीं लिख सकता था, क्योंकि इधर ब्रैकेट नहीं लगा है। मेरे भाई ध्यान देना इस चीज को, नहीं तो गलती करोगे। a के पावर में m के पावर में n है, या ब्रैकेट के अंदर है m, तो मैंने बाहर निकाला ब्रैकेट वाला, पावर के पावर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेस समान है तो हमने a को कहा भाई चल तू साइड में ले ले, है ना। हमने कर दिया m के पावर में n इज इक्वल टू mn। अब इसका मतलब है मेरे भाई m के पावर में 1 और n के पावर में भी 1। भाई जाहिर सी बात है, इधर m के पावर में n है और यह वाला m के पावर में 1 इधर आएगा, तो m के पावर में 1 रहेगा, n के पावर में 1। सिंपल एज सिंपल। भाई m के पावर में n है, पावर में m है, जब बटा में रहते हैं, बेस समान होता है, तो पावर आपस में माइनस हो जाते हैं, यानी कि m के पावर में n-1 इज इक्वल टू n के पावर में 1। बस बात खत्म। अब m बराबर भी 0 रखो और n बराबर भी 0 रख लो। m बराबर 0 मतलब पूरी वैल्यू 0, n बराबर 0 मतलब पूरी वैल्यू 0। अगर मैं n का मान, यहाँ पे आपको n ही दिख रहा है ऑप्शन में, देखो इसमें सब में n दिख रहे हैं, तो n बराबर थोड़ा 0 रख के देखना किसमें 0 आ जा रहा है ना। n बराबर 0 रखा तो भाई इसमें 0 तो नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है आंसर। n बराबर 0 रखना, -1 इसमें भी आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रही वैल्यू। लेकिन 0 की पावर 0 मेरे लाल, तो 0 ही होगा 0 के पावर में 0 तो यह भी 0, मतलब 2 उत्तर मिल गए। हमने पहले चेक कर लिया कि यह दोनों तो नहीं हो सकते, सिंपल। अब इन्हीं दोनों में से कोई हमारा उत्तर होगा। अब हमने रखकर जब चेक किया एक, तो दोनों बराबर आ गए, एक एक मान मिल गया दोनों का, रखकर चेक कर लेना एक एक आएगा। लेकिन जब मैंने 2 रखा ना, तो हमारा उत्तर निकल के यह वाला आया, रखकर चेक कर लेना जरा। 2 के पावर में 2, जैसे हमने यहां पर रखा 2, यहां पर m की वैल्यू 2, n की वैल्यू भी 2, तो m के पावर में यह वाला वैल्यू नहीं, यह वाला मान आएगा हमारा। देखना जरा दोनों में से कोई एक होगा। m की वैल्यू भी 2, n की वैल्यू भी 2। भाई 2 के पावर में 2 -1 यानी कि 2 के पावर में 1,
2 की पावर में 1 का मतलब भाई 2, n की पावर में 1 मतलब 2 की पावर में 1, क्योंकि n और m दोनों की वैल्यू 2 रखना है, तो इधर भी 2 इधर भी 2, बराबर 2, यानी कि रखने मतलब 2 रखने से हमें 2 ही मिल गया। तो चलो यहाँ पे 2 के पावर 2 रखो तो 4 मिला, मतलब उत्तर ये वाला पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला उत्तर होगा। देखना कैसे, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गया, 1 बटे 1 तो 1, यानी 2 के पावर में 1 मतलब कि 2, उत्तर ये वाला हमारा सही होगा। इसको ऐसे ही किया जाएगा, अगर आप करोगे, देखो उलझ गए प्रश्न को, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने बताया ना तो आप इतना विलंब किए, नहीं तो आप फटाफट इसका आंसर देते। देखना कितना आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल भी इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। आपको थोड़ा सा सॉल्व करके इस मोड में लेके आना था, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू रख देते, बस एक को हटाना था, ठीक है ना। उत्तर हमारा चौथा। अब यह देखना जरा, यह वाला प्रश्न भी हमारा कमाल का है, इस वाले प्रश्न भी हम आपको ऑप्शन देते हैं। आज हम हो सकता है कम ही प्रश्न करें, लेकिन आपको कुछ टेक्निक दे दिया गया है, कल इसके आगे कर लिया जाएगा। देखिए पहला इसमें ऑप्शन दिया है a बराबर 2 और b बराबर 0, दूसरा ऑप्शन दिया है a बराबर में 1 और b बराबर में 1, और तीसरा ऑप्शन दिया है a बराबर 0 b बराबर 2 और a बराबर 7 b बराबर 5। मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो चुटकी में था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर था कि ऑप्शन से आएगा कि नहीं आएगा आंसर, लेकिन आ गया। मुझे लगा 2 आंसर सही थे इसके, लेकिन ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका उत्तर हो सकता है, केवल और केवल यह। आप सारा रखकर चेक करना, देखना बोल रहा है बहुपद इतना, बहुपद कितना है a x क्यूब प्लस में b x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6, ठीक है। इतना इसका क्या दिया है भैया, मान दिया हुआ है, बोल रहा है x प्लस 2 है, इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 है। भाई जो गुणनखंड होता है उसमें जो वैल्यू आएगा ना, वो पूरा का पूरा रखने से क्या होगा, वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 0 के बराबर होता है। ये बातें संज्ञान में ले ली है आपको ना। मतलब अगर x बराबर -2, x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है, तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। अगर मैं x बराबर इसमें -2 रख दूं, -2 रखने के बाद किसी इसमें a और b का कोई एक मान, चाहे यह वाला चाहे यह वाला चाहे यह वाला चाहे यह वाला, इसमें रख दे तो 0 के बराबर हो जाए, वही हमारा उत्तर होगा। x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। जब x बराबर -2 इसमें मैं रखता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 के पावर में अगर क्यूब होता है तो वैल्यू माइनस में ही मिलती है, तो -8a होगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी 4, वैल्यू पॉजिटिव, तो 2 दूनी 4 मतलब 4b। यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 नहीं, केवल 2, माइनस का 2, यहाँ पर -6 बराबर 0। अब इसको बराबर 0 अभी मत करिए मेरे लाल, पहले हमको देख लेना है यह चीज कि a और b का मान कौन इसमें रखकर 0 आ जा रहा है। तो भाई हम देख पा रहे हैं -6 और -2 8 होगा, और यहाँ पर a और b जब यह वाला वैल्यू हम रखते हैं, तीसरा वाला a बराबर 0 तो ये 0 हो गया, b बराबर 2 है तो b की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो 4 दूनी 8 प्लस में 8 मिला, और -2 -6 -8 कट के 0 के बराबर उत्तर हमारा यह वाला होगा। अब इसको तो रख लिया भैया, अब इसको क्या, इसका क्या क्या करना है, 4 प्राप्त होता है, इसका क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, वो सब गए तेल लेने, ठीक है, उन सबको बाय बाय करो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमें उत्तर निकालना है, नहीं तो एग्जामिनर से थोड़े पूछना भाई ये सब कहाँ दे दिए, फालतू दिए थे, लड़ाई करने थोड़े उतरना उससे, आ जाओ भाई युद्ध होगा, तुमने गलत प्रश्न दे दिया था, चलो आ जाओ युद्ध करते हैं, जो जीतेगा वही, उसी की बातें माने जाएंगी, अगले से 3-5 मत करना, सीधे वही देना जो पूछा जाएगा। चलो आ जाओ बेटा, ऐसे प्रश्न में क्या होता है ना, देख लो इसका फार्मूला होता है पी ए गुणे ए बी बराबर में पी टी का होल स्क्वायर, यह फार्मूला है। जब इस प्रकार से प्रतिच्छेदित किया जाए और एक स्पर्श रेखा सर्कल को छूता हुआ जाए, तो इस प्रकार से हम फार्मूला लिखते हैं। देखना पीटी की वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना नहीं पता, ए बी का पूछ रहा है, पी ए का वैल्यू दिया है 3 गुणे ए बी, तो हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 25 / 3 आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए ना, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज, कोई भी समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। भाई समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो गई, आमने सामने की भुजा इक्वल हुआ तो आपको पता होना चाहिए समांतर, समचतुर्भुज नहीं बोला, समांतर बोला है ना, तो हम सीधा एक, यह भी समांतर चतुर्भुज है हमारा, जो यह है आयत, ये भी तो समांतर होता है भाई। इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे का मतलब त्रिकट बना दिया। अब बोला जा रहा है कि ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ए सी और बी डी एक दूसरे को किस पे काटते हैं, बिंदु ओ पर काटते हैं, ठीक है। यदि डी ए सी 32 डिग्री है, डी ए
सी ये वाला 32 डिग्री है, ठीक है। और AOB 70 डिग्री है, AOB ये वाला 70 डिग्री है। तो पूछ रहा है हमसे कि भैया बता दो DBC की वैल्यू। DBC भाई 32 डिग्री हो जाएगा, लगाकर चले आना खुशी खुशी। क्यों 32 डिग्री? क्योंकि अगर मैं इस फिगर को एक नज़र से देखूं मेरे भाई, तो बताना इस फिगर में आप खुद बताना भैया, यह एक चोटी, एक यह चोटी, यहाँ से सट गया यह और यहाँ से सट गया यह। अब आप बोल ही रहे हो समांतर चतुर्भुज, यानी कि एक भुजा तो दोनों में कॉमन, एक भुजा दोनों में तो कॉमन, दोनों त्रिभुजों में। और इसकी वैल्यू आपने दे ही रखा है 32 डिग्री, और इसका वैल्यू आप पूछ ही रहे हो, यानी एक तो भुजा दोनों में कॉमन और एक भुजा आमने सामने का भी दोनों में बराबर है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो तीसरी भुजा है ना वो भी बराबर हो जाता है आपस में। फिर इस प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब कि तीनों भुजाओं बराबर और तीनों का तीनों कोणों बराबर, यानी कि इहो 32 तो इहो 32 होगा मेरे लाल, याद रख लेना। इसके बाद ये दोनों में चाहे जो हो, हमसे जो पूछा था आंसर वो हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। तो आज के लिए हमें बहुत मतलब इतना बहुत है कि आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने दिया बहुत सारा, उसको आप नोट करिएगा। आपसे एक उम्मीद है यही कि अपनी संख्या थोड़ी सी बढ़ा लें, 4-6 बच्चे ही देखते हैं तो थोड़ा दिल को बहुत मतलब अटपटा सा लगता है कि इतने मेहनत करने के बाद, बच्चों को अच्छे कंटेंट देने के बाद भी बच्चे शेयर नहीं करते हैं, अपने जैसे छात्रों को नहीं बुलाते हैं। भाई किसी भी छात्र को जो पढ़ने में उत्सुक, वो थोड़े से हैं कि प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे सुपर टेट यूपी टेट में, तो प्लीज़ उनसे कहेंगे, मतलब आपसे कहेंगे कि उनके तक यह चीज़ें पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बस, और क्या ही किया जा सकता है। धन्यवाद। और सारे सब्जेक्ट आपको बेसिक दे दिए गए हैं, कहीं से परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्लेलिस्ट में आ जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, सब मिलेगा। नमस्कार।